नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं, जिन पर विशेषज्ञ मेहमानों से होती है विस्तार से चर्चा। साथ ही अगर उन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। बस आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और इसके साथ ही आप विशेषज्ञ मेहमान से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ और उनसे ले सकते हैं राय। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय हैं बरसात में कृषि यंत्रों का रखरखाव और इसके साथ ही मधुमक्खी पालन। इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए से बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी और बातचीत साफ साफ हो पाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से भी आपका परिचय हम करा दें। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं कृषि यांत्रिकी संभाग पूसा नई दिल्ली में। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर BL सारस्वत जी, जिनसे हम मधुमक्खी पालन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आइए यहाँ पर बातचीत की शुरुआत करते हैं कृषि यंत्रों के रखरखाव को लेकर के। तो डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले हम आपसे कृषि यंत्रों के बारे में ही जानना चाहेंगे। जो कृषि यंत्रों का जो इस्तेमाल है वो बहुत बड़े पैमाने पर कई देशों में हो रहा है, हालांकि हमसे भी ज़्यादा कुछ देश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो उपयोगिता है उसे महसूस किया जा रहा है। आप इसकी महत्ता को किस तरह से देख रहे हैं, जबकि जो कृषि है वो बड़ा ही श्रम साध्य काम है, ऐसे में कृषि यंत्रों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? कृषि यंत्र जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युग में जी। जो आज की कृषि है वो यंत्र आधारित है। क्योंकि कृषि में हमें क्या लाना है, एक तो प्रिसीजन ले आना है कृषि कार्यों में कि हम जितना कोई इनपुट जो देते हैं वो उतना ही अप्लाई करें जितना ज़रूरत हो। बिल्कुल। कृषि में हमें टाइमलीनेस लाना, समय पे काम होना है। आपको पता है कि कोई और कार्य वेट कर सकता है लेकिन कृषि नहीं जी। तो कृषि का कार्य समय पे होना है। अगर समय पे होना है तो वो मशीनों के द्वारा होना है। कृषि में जो मशीनें हैं उनकी व्यापकता भी लाती है, उनकी कार्य क्षमता ज़्यादा होती है। तो एक जो हम मैनुअल या बैल से जब काम करते हैं तो उसकी क्षमता कम होती है। कृषि के जब मशीनों से काम करते हैं तो उसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो कम समय में आप काम कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण काम है। उसके अलावा ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं, उनके बच्चे हैं जो कृषि में लगे हुए हैं, उनको ये देखना है कि जो एक ड्रेजरी हम कहते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है जी। तो इसके कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कृषि कार्य में रुझान कम होने लगता है, क्योंकि एक बहुत मेहनत है। तो इसलिए उसको दूर करने के लिए में भी कृषि कार्यों का बहुत उपयोग है, कृषि यंत्रों का। और एक जो और महत्वपूर्ण बात मैं हर समय कहता हूँ वो ये है कि कृषि यंत्रों से जो किसानों को खेती करने में अपना एक सम्मान महसूस होता है। जब हम कहते हैं कि देसी हल से उसी खेत में जुताई करनी है या हंसिया या खुरपी से लेकर के आपको मैनुअली काम करना है, तो कितना उसमें आपको उतना सम्मान नहीं महसूस होता जितना आप ट्रैक्टर के स्टीयरिंग पकड़ के अगर आप चलते हैं तो ससम्मान आप खेती कर सकते हैं। इसलिए लोगों का रुझान खेती की तरफ बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खेती में कृषि यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और यही हमारे जो ICR हमारी काउंसिल है उसकी कोशिश है, भारत सरकार की कोशिश है, राज्य सरकारों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाए कृषि कार्यों में। बिल्कुल। तो किसान किस तरह से कृषि यंत्रों का और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, कैसे रखरखाव कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में आगे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आधुनिक खेती के लिए कृषि यंत्रों का रखरखाव बहुत जरूरी है।
बारिश के दिनों में यंत्रों की विशेष देखभाल रखें। रखरखाव से कृषि यंत्रों से लंबे समय तक लाभ लिया जा सकता है। साथ ही अच्छी देखभाल से रखरखाव पर कम खर्च करना होता है। किसान खेतों की जुताई से लेकर फसल की गढ़ाई का काम कृषि यंत्रों से सरल और कम समय में करते हैं। रोटावेटर, हैप्पी सीडर, रोटो सीड ड्रिल, स्ट्रा रीपर, निराई गुड़ाई के स्वचालित यंत्र, लेजर लैंड लेवलर, स्वचालित और ट्रैक्टर चलित छिड़काव का यंत्र किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। लंबे समय तक इनसे काम लेते रहें, इसके लिए रोज काम शुरू करने से पहले और बाद में यंत्रों की साफ सफाई करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर पानी से भी सफाई करनी चाहिए। कार्य करने से पहले व बाद में यंत्रों के नट बोल्ट की जांच अवश्य करें। कमी होने पर नट बोल्ट को तुरंत दुरुस्त कर दें। मशीन के बेरिंग या अन्य घूमने वाले भागों में मोबिल ऑयल, ग्रीस अवश्य डालें। बेरिंग के ढक्कन को ढककर रखें। कृषि यंत्रों के जो भाग घिस गए हैं उनमें धार लगा लेनी चाहिए। बीज और उर्वरक बुआई यंत्र व फसल सुरक्षा यंत्रों का परीक्षण के अंतर्गत कैलिब्रेशन करके समायोजन कर लेना चाहिए, जिससे उचित मात्रा में बीज उर्वरक डाला जा सके। ट्रैक्टर के ब्रेक, तेल का स्तर, फिल्टर आदि को जरूरत के हिसाब से ठीक ठाक कर लेना चाहिए। कृषि यंत्रों को प्रयोग करने के बाद ठीक ढंग से साफ करना चाहिए ताकि धूल, मिट्टी आदि निकल जाए। सभी प्रकार के स्प्रेयर के नोजल के छिद्र अच्छी तरह से साफ कर लें और दवाई टैंक को धोकर रखें जिसमें जंग इत्यादि ना लगे। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और मधुमक्खी पालन के बारे में भी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मधुमक्खी पालन के निदेशक जुड़ गए हैं, डॉक्टर BL सारस्वत जी। डॉक्टर सारस्वत, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपसे जानना चाहेंगे हम मधुमक्खी पालन के बारे में। सरकार का प्रयास है कि जो किसान है उसकी आमदनी 2022 तक दुगनी हो और इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये भी सुझाव दिया जा रहा है कि आप खेती किसानी के साथ साथ जो संबद्ध क्षेत्र हैं उससे भी जुड़े। और ऐसे में जानना चाहेंगे कि जो मधुमक्खी पालन है इसकी भूमिका कितनी बढ़ जाती है किसानों की अतिरिक्त आमदनी की दृष्टि से अगर हम देखें तो। देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है और ये बिल्कुल भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बार बार जोर भी देते हैं जी कि किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए खेती के साथ साथ हमें बहुत ही एलाइड सेक्टर जो एक्टिविटीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन पर ध्यान देना होगा। जिनमें से मधुमक्खी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्टिविटी है, कार्यकलाप है। तो इसमें आप भूमिका की अगर बात करें तो क्योंकि आमदनी बढ़ाने के लिए हमें कई एंगल से जो प्रॉब्लम्स हैं या इशूज हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। जी। हमारा एम्प्लॉयमेंट की जो है इशू उसको एड्रेस करना है तो बी कीपिंग से, मधुमक्खी पालन से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली जनरेट होता है। इनकम की बात करें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तो जो इससे इनकम का जो है केवल हनी नहीं है, शहद से जो आमदनी है वो ही नहीं इसमें काम करती है जी। जो फसलों की पैदावार बढ़ती है वो कई गुना वृद्धि शहद की और बाकी के जो उत्पाद हैं उनकी जो कीमत है उससे कई गुना ज्यादा, 15 से 20 गुना ज्यादा आमदनी हमारे किसानों की फसलों की पैदावार और उनकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी से होती है जी। और फिर इसके साथ साथ मधु तो है ही जिसको सभी लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग मधुमक्खी पालन को केवल मधु और डंक से ही जानते हैं, लेकिन उसके दोनों के बीच में जो चीजें हैं वो बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें पॉलिनेशन सपोर्ट से पैदावार बढ़ाना एक सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल। तो इसके बारे में डॉक्टर सारस्वत हम आपसे आगे विस्तार में जानेंगे कि किस तरह से जो खेती में उत्पादकता है वो बढ़ती है अगर आप मधुमक्खी पालन भी साथ साथ करते हैं, और इसके साथ ही शहद के अलावा भी और कितने तरह के उत्पाद हैं जो मधुमक्खी पालक को प्राप्त होते हैं जिससे उन्हें आमदनी हो सकती है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घावधि ऋण सुविधा देता है, जिसके तहत किसान कृषि से संबंधित कार्यों और लघु उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं। वैसे भी मधुमक्खी पालन कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो एपिस सेरेना इंडिका व एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्सों में पाल सकते हैं। देसी मधुमक्खी साल भर में औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार और इटालियन मधुमक्खी 50 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करती है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार नित नए आयाम गढ़ रही है। इन्हीं सकारात्मक प्रयासों के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने मधुमक्खी पालन को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 500 करोड़ की राशि का आवंटन किया है। इसी बीच ये भी हर्ष की बात है कि भारत विश्व में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल हो गया है। शहद के निर्यात में भी 265% की वृद्धि दर्ज की गई है। मधुमक्खी पालन को और बेहतर करने के लिए देश भर में करीब 30 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षक आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए इन्हें वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। जी हाँ, तो जिस तरह से इस रिपोर्ट में देखा आपने कि केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो मधुमक्खी पालन है उसे बढ़ावा दिया जाए और आत्मनिर्भर भारत के तहत 500 करोड़ की राशि इसके लिए आवंटित की जा रही है। तो ऐसे में डॉक्टर सारस्वत, आपसे और भी विस्तार से हम समझना चाहेंगे, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो किसान खेती करते हैं और इसके साथ में अगर मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं तो खेती में भी उनकी उत्पादकता बढ़ती है। तो ये किस तरह से होता है, इसके बारे में हमें कुछ समझाए, और इसके साथ ही वो कौन कौन से उत्पाद है जो शहद के अलावा और मधुमक्खी पालक को मिलता है। देखिए, जो पैदावार बढ़ने की जो आपने बताया कि वो क्या है उसका प्रोसेस, जितनी भी ज्यादातर फसलें हैं उनमें पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है जी। अभी क्या है कि हमारे एनवायरमेंटल डिस्टरबेंसेस, केमिकल्स का यूज, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीजों से, पेस्टिसाइड से हमारे मोस्ट ऑफ दी जो बेनिफिशियल इंसेक्ट थे जी। जो अपना एनवायरमेंट में होते थे पहले से, वो जो पॉलिनेटर का काम करते थे वो काफी कम हो गए। मधुमक्खियां ही एक ऐसी बची हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज रूप में, जहां भी जैसे हमें पॉलिनेशन सपोर्ट देनी है, इसको हम इनके द्वारा कर सकते हैं जी। तो ये जो क्या है कि जो पॉलिनेशन से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से उसका फल बनेगा या बीज की सेटिंग होगी और उससे उसकी पैदावार बनेगी। अगर पॉलिनेटर्स नहीं होते तो जितनी भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें फल का बनना और बीज का बनना बहुत ही नामुमकिन, बहुत ही मुश्किल है, और बनेगा भी तो वो मैच्योर नहीं होगा और उसकी क्वालिटी बहुत खराब होगी। तो इससे अगर प्रॉपर पॉलिनेशन होता है तो फसलों की पैदावार भी बढ़ती है, उनके प्रोडक्ट की जो उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है तो ऐसे बढ़ाते हैं। दूसरा, इनके प्रोडक्ट्स की बात करें, जब पॉलिनेशन मैनेजमेंट सही होता है क्रॉप्स का और सही तरह से हम बी कीपिंग को साइंटिफिक तरीके से करते हैं, मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीके से, तो उससे क्या होता है, हमारा शहद के साथ साथ शहद तो उत्पाद आता है, ये मेन उत्पाद है इसका, लेकिन उसके साथ हम अगर टेक्नोलॉजीज जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण, बी पोलन है, बी पोलन भी हम मधुमक्खी पालन से बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हम सीजन के समय हमारे बी कीपर्स ले सकते हैं, जिसमें पोलन ट्रैप वगैरह यूज करना होता है, उसकी ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। इसी तरह से बीज बैंक से इससे बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्वालिटी का मधुमक्खी पालन से मिलता है। तीसरा प्रोडक्ट है इसका प्रोपोलिस। इसके अलावा प्रोपोलिस बहुत ही एंटीबैक्टीरियल है और आजकल ये कोविड-19 के मेडिसिन के रूप में वो उसके साथ जो है अश्वगंधा और ये प्रोपोलिस मिला के बहुत ही कारगर दवाई एक काम कर रही है, जैसा कि लोग बता रहे हैं उसको यूज करने वाले। तो ये एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है प्रोपोलिस जो मधुमक्खी पालन से मिलता है।
इसके बाद प्रोडक्ट आता है, ये बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद यानी कि बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं मधुमक्खी पालन, और इसके साथ ही बहुत तरह के उत्पाद हैं जिनके जरिए वो अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और कृषि यंत्रों के इस्तेमाल के बारे में भी हम बात कर रहे थे, और खासतौर पर अभी हमने देखा भी हाल में कोविड-19 के इस समय में मजदूरों की भी काफी जो उपलब्धता की समस्या आ जाती है, और ऐसे में जो कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किसान खुद करते हैं उन्हें काफी सहूलियत हो गई है। इस काल में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको याद होगा, जब हम मार्च में मार्च के लास्ट में ये कोरोना का पूरा लॉकडाउन हुआ और अप्रैल का महीना था, आपको पता है कि किसान की पूरी कमाई खेतों पे थी। बिल्कुल। और हार्वेस्ट का सीजन था। मैं भारत सरकार को और सिस्टम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस समय ये कोशिश की गई कि जो और चीज़ें ठीक हैं लेकिन मशीनों का मूवमेंट अलाउ किया जाए। बहुत ही सफल प्रयास था वो। और जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं और दूसरी मशीनें हैं, पहले उनका मूवमेंट अलाउ किया गया, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट किया गया, फिर उनके रिलेटेड जो रिपेयर शॉप्स थी उनको, स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स थी उनको खोला गया। तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम था कि हमारा जो किसान की खेत सारे के सारे जो हार्वेस्ट के लिए क्रॉप थी उसको हार्वेस्टिंग में बहुत सुविधा मिली, और मजदूर जो कि नहीं थे जैसा आप कह रही हैं, तो उस कारण से इस मशीनों के उपयोग से जो खेत पर हमारा किसान का सारा धन था वो उसके खलिहान और उसके बाद वहाँ से उसके घर पर आ सका। और ये मैं बताना चाहूँगा कि दूसरी जो अगर ऑटोमोबाइल के कंपैरिजन में हम सोचें तो आपको जान करके ये खुशी होगी कि इवन अप्रैल के महीने में सारे चीज़ें बंद थी लेकिन ट्रैक्टर की सेल जारी थी, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट की सेल जारी थी, और खेती को इतना बूस्ट मिला कि आपको ये भी जान के खुशी होगी कि जो अप्रैल मई 2020 में ट्रैक्टर की जो सेल थी, जो इंडस्ट्री से हमें खबर मिली है और डाटा मिले हैं, और उसका कंपैरिजन अगर हम मई 2019 से करें तो मई 2020 में ज्यादा ट्रैक्टर की सेल हुई है। तो कोविड को बीता है। आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं जल्दी से। भास्कर नारायण जी महोबा उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। उसका कल एजेंडा बनाओ। भास्कर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अरे जो अप्रूव किए पीएससी ने सभी प्रोजेक्ट टेबल उनका वो डिटेल। भास्कर जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? भास्कर जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, और इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो मधुमक्खी पालन है वो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, और इसके साथ ही कृषि यंत्रों के बारे में भी हमारी बातचीत यहाँ पर जारी है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम जुड़े रहेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप भी बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम हेलो किसान। आज हम हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं बरसात में कृषि यंत्रों के रखरखाव और मधुमक्खी पालन के विषय पर, और इससे जुड़े विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। आप भी अगर इन विषयों से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। आइए एक बार फिर से मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई जानकारी लेते हैं। डॉक्टर सारस्वत, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जैसा कि आपने बताया कि किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है मधुमक्खी पालन, और ऐसे में किस तरह से इसकी शुरुआत करें इसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? दिवाकर जी इस वक्त कोलकाता पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, लगता है संपर्क फिर से टूट गया है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर सारस्वत, जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा है कि किस तरह से जो मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं किसान, वो शुरुआत करे, कैसी लागत आती है और किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, हमें बताएं। देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहली जरूरत है इसमें प्रशिक्षण की। जी, तो जो भी इसको शुरुआत करना चाहते हैं उनको पहले प्रशिक्षण लेना होगा, और वो ट्रेनिंग आपको आपके क्षेत्र में ही जो कृषि विज्ञान केंद्र है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनसे ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिला उद्यान अधिकारी होते हैं, उनको संपर्क करें जी। तो सबसे पहले प्रशिक्षण लें। अगर वहां भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे नेशनल बी बोर्ड की वेबसाइट पे, ईमेल पे आप भेजेंगे, वेबसाइट से लेके अपनी रिक्वेस्ट, नाम और डिटेल भेजिए, तो हम उनको प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए उनका अरेंजमेंट कराते हैं जी। तो डॉक्टर सारस्वत, क्या यहाँ पर आप हमें बता सकते हैं कि ये जो प्रशिक्षण होते हैं मधुमक्खी पालन के लिए, ये कितनी अवधि के लिए होते हैं और किस तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है अगर कोई ये ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण लेना चाहे तो? जी, ऐसा है कि योग्यता की अगर बात करें तो कोई भी आदमी, कोई भी लेडीज है, जेंट्स है, आप जो भी थोड़ा एडल्ट है और जो भी है, जिस भी एज ग्रुप में है, वो कोई भी, हर आदमी, हर उसके लिए जो है एलिजिबल है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, 8th पास हो तो बहुत अच्छी बात है, या उससे ऊपर ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि मधुमक्खी पालन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उसके साथ साथ उसको सीख के और करने की जरूरत है। प्रशिक्षण की जो अवधि है वो अभी तक फिजिकल ट्रेनिंग जो हमारी हो रही थी वो 7 डेज था, 7 दिन की थी, और 4 तरह के मॉड्यूल थे। लेकिन अभी हम उन पे इसको सबको देखते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी प्रावधान हमने 2 से 3 दिन का किया है, और फिजिकल ट्रेनिंग को भी हम 5 दिन का करने जा रहे हैं अगर होती हैं तो ये इस तरह का प्रशिक्षण लें। उसके बाद फिर उसमें उनको पूरी जानकारी मिलती है। रही कीमत की बात, अगर ये जब प्रशिक्षण ले लेते हैं उसके बाद 2 से 2.5 लाख के भीतर पूरा एक 50 कॉलोनी का एक यूनिट, जिसको टेक्निकली फिजिबल और इकोनॉमिकली वायबल यूनिट बोलते हैं, उसके साथ शुरुआत हो सकती है, जिसमें से 50% तक भारत सरकार से हमारा जो नया मिशन बनाया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर जी। डॉक्टर सारस्वत, हम इसके बारे में आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। अजीत कुमार जी सुंदरगढ़ ओडिशा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं मधुमक्खी पालन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो उड़ीसा में यहाँ प्रावधान इतना अच्छा नहीं है, कहाँ से ट्रेनिंग लेने से अच्छा होगा? जी बिल्कुल डॉक्टर सारस्वत, अजीत जी जो कि सुंदरगढ़ से ताल्लुक रखते हैं उड़ीसा से, और वो जानना चाहते हैं कि वो मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो कहाँ से वो प्रशिक्षण ले सकते हैं? देखिए, वहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्या नाम है उसका, अभी IVDC दिया है उड़ीसा। ये आपका उड़ीसा, हम बता दें, वेस्ट बंगाल की सुंदर मन की बात कर रहे हैं ना ये? नहीं, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। तो बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। उड़ीसा में आप जो है वहाँ जो आपके क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहां से ले सकते हैं, और नहीं तो वहाँ जिला उद्यान अधिकारी आपका है, उनसे आप कांटेक्ट करें। और अगर आपको कहीं से भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप नेशनल बी बोर्ड का एक वेबसाइट है nbb.gov.in, उस पे जाएं, उस पे से ईमेल हमारे लेके आप अपना पूरे डिटेल, नाम, पता, कहाँ के रहने वाले हैं और कांटेक्ट नंबर अपना भेजें। हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको ट्रेनिंग कहाँ से और कैसे कब हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, हाँ, यूनिवर्सिटी भी है उड़ीसा की, अपनी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं भुवनेश्वर में।
जी जी बिल्कुल। तो अजीत जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और आप ज़रूर संपर्क करके ये प्रशिक्षण लेंगे और मधुमक्खी पालन से मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मिश्रा, अब आपसे जानना चाहेंगे कि बरसात का समय चल रहा है और ऐसे में जो किसान हैं जिनके पास किसी न किसी रूप में कृषि यंत्र मौजूद हैं, जो कि होते ही हैं अक्सर, चाहे छोटे हों या बड़े, तो ऐसे में उनके रख रखाव से जुड़ी हुई क्या जानकारी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? मेरा एक तो ये बताना है कि जैसे आपका अगर ट्रैक्टर है जो सबसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है, तो उसको कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बरसात में खुले में छोड़ दिए हैं और उससे बहुत लॉस होता है। महंगी मशीन है जी। तो हम ये सलाह देते हैं कि इसको छाया में रखें, मतलब शेड इसके लिए अलग से होना चाहिए। जब हम ट्रैक्टर खरीदें तो उसके साथ ही जैसे कार के लिए हम शेड बनवाते हैं तो ट्रैक्टर के लिए भी शेड होना चाहिए जी। अगर इस पीरियड में आप उसे उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो हम सलाह देते हैं कि उसके जो टायर्स हैं उनके नीचे लकड़ी के फट्टे हों या ईंट लगा दें, ताकि टायर का ज़मीन से जो संपर्क है वो कम हो जाए, तो टायर की जो पर किसी तरीके का डैमेज नहीं होगा। क्योंकि कई बार बहुत समय तक अगर हम उसको बिना ऐसे उस पर रख देते हैं तो वहाँ पर परेशानी हो सकती है टायर की लाइफ के। उसके अलावा हम ये सलाह देते हैं कि अगर ज़्यादा दिन तक आपको ट्रैक्टर यूज नहीं करना है तो ये भी सलाह है कि उसकी टंकी जो है, डीजल की टंकी को साफ़ करें और उसमें से काफ़ी समय यूज़ करते हैं, अगर किसी तरह का कचरा है तो उसको पूरी तरह से साफ़ करके और साफ़ डीजल भर करके रख दें, तो उससे टंकी की लाइफ और आपके ट्रैक्टर सिस्टम की लाइफ जो है ना वो बेटर बनी रहेगी। इसी तरह से अगर आपका जो बैटरी है यूज नहीं कर रहे हैं तो बैटरी को भी उठा के जो है ना अलग रख सकते हैं और सेफ रहेगी, और जब आप यूज़ करना चाहेंगे तब बैटरी को लगा सकते हैं। हम इसके लिए भी बात करते हैं कि जैसे आपका एयर क्लीनर है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसमें भी जिस तरह का आपका सिस्टम हो उसे निकाल के साफ़ करके, ये सब पीरियड होता है जिसमें सफाई करके सेपरेट रख दें तो वो अच्छा रहेगा। और जहाँ पर भी आप ये देख लें कि कहीं मान लीजिए ओपन पार्ट है और जहाँ पर वहाँ ग्रीस वगैरह जहाँ पे देने हैं चीज़ें वो दे करके रखें, ताकि समय जब आए और ट्रैक्टर को और मशीनरी को आपको प्रयोग में लाना है तो ऐसा ना हो कि उसमें किसी तरह के खराबी हो जाए। ये तो ट्रैक्टर से संबंधित रही। इस तरह से यंत्रों और बाकी कुछ और यंत्रों के बारे में भी जानेंगे हम आपसे आगे। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त रोशन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झालावाड़ राजस्थान से। जी स्वागत है आपका रोशन जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी जी रोशन जी, हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी रोशन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सुन रहा हूँ। जी जी बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया सर मैंने। जी जी, आप ऑनलाइन के जरिए बात करें, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैंने 50 डब्बे लिए थे ये मधुमक्खी के साल भर पहले। अच्छा 50 डब्बे हैं आपके पास, ठीक है। 50 डब्बे है और मैंने ट्रेनिंग भी कर रखी थी उसमें, नहीं तो कोई सब ठीक है, और कोई भाव भी नहीं थे उसमें तैद में। माफ कीजिएगा, आपने प्रशिक्षण भी लिए और आपने बक्से भी रखे, फिर क्या मैं लॉस में गया, वापस बंद करने का कारागार पर आ गया मैं। तो क्या समस्या क्या है? पहले तो क्या है, ट्रेनिंग में तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और फिर साथ नहीं देते आगे के लिए। आपको समस्या क्या आई? क्या मधुमक्खी मर गए या फिर शहद का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाया या आपको भाव नहीं मिल पाया? समस्या क्या आई आपके सामने? उसमें क्या है कि सब्सिडी के लिए बोला था, तो मैंने कर्ज लेकर वो डब्बे लिए, ट्रेनिंग करी। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर सारस्वत, आप क्या यहाँ पे सुझाव देना चाहेंगे? जाहिर तौर पर जो मधुमक्खी पालन है वो एक व्यवसाय है और एक पूंजी लेकर जो किसान है वो इसकी शुरुआत करता है, और अच्छा मुनाफा हो इसके लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इनका परेशानी बता रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं? मैंने सुना नहीं, इनकी पूरी बात मेरे समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं ये? जी, उनका कहना है कि उनको नुकसान हो गया, तो ऐसे में नुकसान न हो इसके लिए आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? जी जी, मैं थोड़ा ऐड करूं। नुकसान की देखिए, हमने जैसे बताया कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो क्या रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और केवीकेस भी हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी प्रैक्टिकली नहीं हो पाती है, तो फिर वो उसको उसमें
सफलता बहुत कम होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग में सबसे पहली बात आती है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन कैसे करें। मधुमक्खी पालन को पहले मधुमक्खियों को समझें, प्रैक्टिकली समझें कि मधुमक्खियों में किस किस का क्या रोल है और उनको मैनेज कैसे करना है। इनका क्या प्रॉब्लम रही होगी, इन्होंने कॉलोनी ट्रेनिंग भी ले ली, जहां से कहीं से ली, कॉलोनी भी ले ली, अच्छी बात है, लेकिन इनको गाइडेंस प्रॉपर ये नहीं मिली कि इनको माइग्रेशन भी करना है। इन्होंने शायद अपने घर पे ही मधुमक्खियां रखी, वहाँ एक फसल रही तो इनको थोड़ा बहुत मिला, उसके बाद वो मरना भी शुरू हो गई होंगी और नुकसान भी हुआ होगा। तो इनको माइग्रेशन करना है, कैसे करना है वो समझना है, प्लस मैनेजमेंट उनका, क्योंकि कॉलोनी बढ़ानी भी है तो कैसे मैनेज करनी है, उसमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करना है, हनी उत्पादन जब हनी फ्लो सीजन है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारी टेक्नोलॉजी शायद इनको ज्ञान नहीं दिया गया पूरा, इस वजह से ये उसमें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अगर ये सब तकनीकी और ये चीजें अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में समझ ली जाती हैं और सही से मैनेज किया जाता है तो सफलता के बहुत ही अधिक उसमें चांस होते हैं और सफल लोग होते हैं। बिल्कुल। तो रोशन जी, मुझे उम्मीद है कि इस जवाब से आप संतुष्ट हुए होंगे, और कुछ बातें हैं जो बहुत छोटी नजर आती है लेकिन प्रायोगिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर जब आप देखेंगे तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में जो प्रशिक्षण है उसका बेहतर इस्तेमाल करें। इस वक्त आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर अरुण कुमार जी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। जी, मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ। जी, बताएं अरुण जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल यह है जी, मैंने कितने बार कोशिश करी है जी मधुमक्खी पालन के लिए और ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। ना तो मुझे ट्रेनिंग वाले बताते हैं जी, मुझे गुमराह करते हैं जी। बताओ जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो कई साल से परेशान हूं जी। अरुण जी, ट्रेनिंग ली आपने? ट्रेनिंग कराते ही नहीं जी मैम। मैं सहारनपुर का नंबर दिया था उन्होंने और ट्रेनिंग नहीं कराते मेरी है। ठीक है, कहाँ संपर्क किया आपने अरुण जी? सहारनपुर का नंबर दिया था मेरठ वालों ने जी। अच्छा, ठीक है, आइए जानते हैं और कहां से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में पूछते हैं। डॉक्टर सारस्वत जी, बताएं, अरुण जी हैं जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो प्रशिक्षण कहां से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने प्रशिक्षण लेने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाई है। आप उन्हें कोई बेहतर विकल्प बताएं कि कहां से वो प्रशिक्षण लें। अरुण जी, आप ऐसा करिएगा, मेरठ में ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी है, मेरठ एग्रीकल्चर का जो यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, वहाँ उनसे संपर्क करिए, वो ट्रेनिंग कराते हैं। वहाँ केवीके भी है, उस केवीके से संपर्क करिए, नहीं तो आप हमें ईमेल डालिए, हम आपके लिए ट्रेनिंग के लिए आपको व्यवस्था कराते हैं। जी, बिल्कुल। तो अरुण जी, आप ज़रूर ईमेल करें और इसके बाद जो प्रशिक्षण है उसकी व्यवस्था हो जाएगी। और बहुत ही आसानी से प्रशिक्षण इसका दिया जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर प्रशिक्षण मिल पाएगा। डॉक्टर मिश्रा, कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं आप यहाँ पे संक्षेप में? नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जैसे इसके पहले जो कॉलर थे उन्होंने कहा कि हमने ट्रेनिंग ली थी, ट्रेनिंग में बड़ी बड़ी बातें करते फिर उन्होंने, मेरा सुझाव ये है कि जब आप जहाँ से ट्रेनिंग करके आए वहाँ से संपर्क भी ले करके आए, उनके नंबर लेके आए, और जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो उनके टच में रहें। और मैंने सब जगह देखा है, चाहे यूनिवर्सिटी के लोग हैं, चाहे हमारे ICAR इंस्टीट्यूट के लोग हैं, चाहे KB के लोग हैं, वो बहुत सहर्ष आपका जो है ना, जो भी आपके सवाल होंगे बीच में टेलीफोन से कांटेक्ट करके फिर से विजिट करके, ऐसा ना हो कि एक बार ट्रेनिंग ले लिए और फिर उनसे संपर्क छूट जाए। संपर्क को कायम रखिए, बनाए रखिए, क्योंकि जब आप वाकई में काम करने जाएंगे और आपके सामने समस्या आएगी तो उसी समय आप उसका समाधान विशेषज्ञ से आप जान पाएंगे। बहरहाल, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा
अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम खास तौर पर बरसात में कृषि यंत्रों के रखरखाव और मधुमक्खी पालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं राजस्थान से, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैं रविंदर धायल बात कर रहा हूँ, भोजनगर झुंझुनू राजस्थान से। जी रविंदर जी, जब पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मुझे ये जानना है कि जो अभी टीवी में दिखा रहे हैं कि जो भूमिहीन किसानों को ही नाबार्ड से इसके जो वित्तीय सहायता मिलती है मधुमक्खी पालन के लिए, तो मुझे ये जानना है मैडम कि जिनके पास भूमि है या किस रेशियो में वो नाबार्ड से वित्तीय सहायता मिलती है मैडम? जी, आइए जानते हैं। डॉक्टर सारस्वत, अगर आपने रविंदर जी का सवाल सुना है तो वो जानना चाहते हैं कि जो भूमिहीन किसान है उन्हें मधुमक्खी पालन के लिए किस तरह से जो सहायता है सरकार की तरफ से वो दी जाती है, क्या प्रावधान है? देखिए, प्रावधान सहायता जैसे पहली बात तो जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग सभी को मुफ्त ट्रेनिंग मिलती है, उसमें कोई खर्चा हमारे किसान भाई को या उनको जो ट्रेनिंग लेने आते हैं नहीं करना होता है। जी। सरकार ट्रेनिंग कराती है। जो हमारी स्कीम है, पहले मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर थी, बागवानी जो समेकित बागवानी विकास मिशन, उसके अंतर्गत जो राज्य सरकारें और यूनिवर्सिटीज और KVKs करा रहे थे। अभी हमारा जो नया मिशन जो चल रहा है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जिसको आत्मनिर्भर भारत में आगे इम्प्लीमेंट करने के भी प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है जी। तो उसके अंतर्गत भी वो फ्री प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग लेने के बाद उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं, बी कॉलोनीज हैं, बी हाइव्स हैं, इन सब के लिए भी 50% अनुदान का एक प्रावधान है जी। तो वो कोई भी गरीब या भूमिहीन या जो भी इसमें इच्छुक होता है, किसान जो करना चाहता है, उसको उसमें 50% का सब्सिडी भी मिलता है। इसके बाद ये सब करने के साथ साथ वो बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सेमिनार्स होते हैं उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें कोई फीस नहीं लगती है। और टाइम टू टाइम जब हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है तो उनको एडवाइजरीज भी इसके बारे में दी जाती हैं। और जितनी भी समस्याएं बीच बीच में आती हैं हमारे नोटिस में जो आती हैं स्टेट गवर्नमेंट में, माइग्रेशन को या किसी को लेके पुलिस द्वारा, उन सब पे भी हम उन इश्यूज को एड्रेस करते हैं और उनको समाधान करते हैं। तो ये सब सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होती हैं हमारे किसान भाइयों के लिए मधुमक्खी पालन। जी बिल्कुल रविंदर जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और कृषि यंत्रों के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मिश्रा जानना चाहेंगे अब आपसे, जैसे कि ट्रैक्टर के बारे में आपने बताया कि किस तरह से इसका रखरखाव किसानों को करना चाहिए, और भी जो कृषि यंत्र है जैसे कि जुताई है या फिर थ्रेसिंग के लिए जो यंत्रों का इस्तेमाल होता है, इनका रखरखाव किस तरह करें? ये बहुत जरूरी महत्वपूर्ण सवाल है। जो जैसे आजकल मशीन, थ्रेसर की मशीन अभी यूज नहीं हो रही है, बिल्कुल, तो हम उसमें सलाह देते हैं कि जो इसमें थ्रेसर में मुख्य रूप से जो दो पार्ट हैं, एक कॉनकेव है और एक उसका सिलेंडर का सिस्टम होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मशीन में आपका पुरानी फसल के अवशेष बचे रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनको वहाँ से आप साफ़ करके निकाल दें। जहाँ पर आपका बेल्ट सिस्टम है, ये हम चाहते हैं कि बेल्ट को उतार करके रख दें, जरूरी नहीं कि वो टाइट उसमें पड़ा रहे। जहाँ पर मूविंग पार्ट्स हैं वो वहाँ पर आप देखिए कि जो आपका
या तो उसमें कोई लेप स्नेहक द्रव्य लगाएं और ताकि वहाँ पर उसका जाम ना हो जाए। और फिर ये भी अपना ध्यान रखें कि जो प्रोटेक्शन पार्ट्स होते हैं कई बार जैसे सेफ्टी के लिए रखे रहते हैं उनको भी निकाल करके बाहर रखें। लेकिन रखना ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपको छायादार छाया में रखने हैं ताकि ये एक्सपोज ना हो जाए बरसात को, क्योंकि आपको पता है किसान भाइयों कि जो लोहा है, मशीनें लोहे से बनी हैं और लोहे का दुश्मन है जंग, और जंग लगता है पानी से। तो आपको किसी भी तरीके से इस मौसम में, बरसात के मौसम में, आप अपनी मशीनों को जंग लगने से बचाना है। कुछ जो आपके पार्ट्स जब से चर्चा करेंगे और फर्दर भी, जैसे आपको जुताई के यंत्र हैं, चाहे आपका डिस्क हैरो है, कल्टीवेटर है, जानेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वक्त भास्कर नारायण जी महोबा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी भास्कर जी पूछिए अपना सवाल। भास्कर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी आपको और विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार। मैं महोबा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। जी मैं मधुमक्खी पालन के लिए कहाँ से प्रशिक्षण लिया जाए और इसमें क्या लागत आती है? जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर सारस्वत, इस वक्त भास्कर जी का सवाल है जो कि महोबा उत्तर प्रदेश से है कि वो कहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं और खासतौर पर लागत के बारे में भी जानना चाहते हैं कि लागत कितनी आती है इसको शुरुआत करने के लिए। जैसे हमने पहले भी बताया, प्रशिक्षण के लिए जो इनके नजदीकी हर जिले में ज्यादातर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, KVK, वहां जाएं या जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें या जो भी वहाँ विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ संपर्क करें। ये उनको लोकल व्यवस्था ट्रेनिंग की वहाँ हो जाती है। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो जैसे हमने बताया कि हमें नेशनल बी बोर्ड के ईमेल पे अपना डिटेल भेजें तो हम यहाँ से भी इनको पूरा उसकी समस्या का समाधान करेंगे। रही लागत की बात, लागत जैसे मैंने बताया एक वैज्ञानिक तरीके से एक जो बाइबल यूनिट है, 50 कॉलोनी इक्विपमेंट्स और सब मिला के हाइप वगैरह, सुपर वगैरह, वो उसकी कीमत करीब 2 से 2.5 लाख रुपए आती है। ये कीमत घटती बढ़ती रहती है सीजन के हिसाब से। अभी इस समय थोड़ा सस्ता है तो इनको कम पैसे में भी वो मिलेगी अगर ट्रेनिंग लेके करते हैं और ये अपना व्यवसाय सही ट्रेनिंग लेके शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है ये उपयुक्त समय है और इस वक्त वो इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि इसमें लागत भी इस समय में उन्हें कम आएगी। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मधुमक्खी है, इनकी प्रजातियों का जो चयन करना होता है, क्या इसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत होती है? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अभी मेन जो 4-5 जो हमारी स्पेसीज हैं, जैसे एपिस सेरेना इंडिका जो हमारी इंडिजीनियस है, छोटी वाली है, वो करीब 10 से 15 किलो तक शहद प्रतिवर्ष सही मैनेजमेंट करो तो प्रति कॉलोनी देती है। दूसरी हमारी है एपिस मेलिफेरा जो हमारी एक्जोटिक यूरोपियन हनी भी है, जो बहुत ही अच्छी तरह यहाँ इंडिया में अडॉप्ट कर चुकी है। उसका भी अगर मैनेजमेंट सही करते हैं तो वो 50 से 60 किलो सही मैनेजमेंट पे प्रतिवर्ष एक कॉलोनी से शहद मिलता है। इसी तरह से तीसरी है, इन दोनों को हम पालतू बना सकते हैं कॉलोनी में, अपना मेड जो ह्यूमन मेड जो है हाइव्स, उसमें हम पालतू बना के रखते हैं। और तीसरी एपिस फ्लोरिया है, वो बहुत छोटी होती है, वाइल्ड टाइप होती है, उसको हम पालतू नहीं बना सकते। चौथी होती है एपिस डॉर्सेटा, वो भी बहुत जंगली है और वो हनी प्रोडक्शन तो अच्छा देती है, पॉलिनेशन भी अच्छा करती है, लेकिन वाइल्ड है, उसको भी पालतू हम डोमेस्टिकेट नहीं कर पाते। और 5वीं एक स्टिंगलेस भी है जो बहुत ही अच्छा हनी उसका वैल्यूएबल आता है, जिसको बहुत काफी अच्छी कीमत पर बिकता है, मेडिसिनल वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है बाकी के हनी से। तो वो भी हमने वो उसके भी डोमेस्टिकेट किया की टेक्नोलॉजी है, की जाती है और उससे हनी। तो ये हैं इनमें से इन 3 को, यानी एपिस सेरेना, मेलिफेरा और स्टिंगलेस, इन 3 को अपने एरिया के हिसाब से, सूटेबिलिटी के हिसाब से आप एडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ ही जो आपका स्थानीय बाजार है उसमें मांग किस तरह की है उसका भी जरूर ध्यान रखें और उसके अनुसार ही चयन करें। इसी तरह से हमारी मधुमक्खी पालन और कृषि यंत्रों के बारे में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मिश्रा, आप जानना चाहेंगे आपसे कि और भी कुछ कृषि यंत्रों के रखरखाव के बारे में बताया, जैसे कि मैंने जिक्र किया था जुताई से जुड़े हुए हो या स्प्रेयर हो, इन यंत्रों का कैसे? एग्जैक्टली मैंने बताया था कि मैं कई बार आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से इस बात को उठाता रहा हूँ कि किसान भाई अपने जो ये यंत्र हैं, चाहे वो जुताई के जो यंत्र हैं पर्टिकुलरली, इंक्लूडिंग आजकल तो रोटावेटर का जमाना है, वो भी ओपन में रख देते हैं, खुले में रख देते हैं, बरसात में पर्टिकुलरली। ये जो है ना ठीक नहीं है, जो कि आपका ये सारे यंत्र बहुत महंगे होते हैं और ओपन में रह करके इन पर जंग लग करके ख़त्म होता है। तो वही बात है कि इनको सेट में रखना है और इस बरसात के मौसम में एक इनको बचाने की ज़रूरत है कि किसी तरह से या तो उन पर वैसे ही स्नेहक द्रव्य लगा दें, कभी कभी नहीं रहता तो जैसे तेल, सरसों तेल है, उसके नीचे का जो खाल वो बची रहती है, उस पोर्शन को भी अगर लगा देते हैं तो वो भी पड़ता है। नहीं तो जिंक ऑक्साइड का हम कहते हैं कि एक पेंट कर दें इस पीरियड में, तो वो भी जंग लगने से, तो मुख्य रूप से जंग लगने से बचाना है। और जो रोटेटिंग पार्ट है वहाँ पर ग्रीस वगैरह भर करके और इस तरह से रखें कि अंदर में किसी तरीके का उनका नुकसान हो। स्प्रेयर की जहाँ तक बात की, उनके भी रख रखाव में वही चीज़ें हैं। ये समय ऐसा होता है अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो टैंक है, टैंक को साफ करके जो पुराना केमिकल था वो हट जाना चाहिए। जो नोजल यूज कर रहे हैं आप, नोजल और उसका जो गन है दोनों को साफ करके कहीं पर भी अलग खोल के भी रख सकते हैं, ताकि ये जो आपका जो मशीनें हैं, रख रखाव एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आपका अगली बार जब आप प्रयोग में लाएंगे मशीनों को, अगर वो सही ढंग से रख रखाव नहीं है तो आपका कार्य समय पे नहीं होगा। और समय पे कार्य होना बहुत ज़रूरी है। मशीनों का उपयोगिता ही यही है कि समय पे कार्य हो। तो मैं इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दे के कहना चाहता हूँ कि मशीनों का, चाहे वो जुताई बुआई से लेकर के मैं कंबाइन हार्वेस्टर तक की बात कर रहा हूँ, प्रयोग में नहीं आ रही हैं तो उनका रख रखाव और उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी उपयोगिता में विश्वसनीयता रहे और उनको ज़्यादा उम्र मिल सके, आपकी मशीन को ज़्यादा उम्र मिल सके। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल इस बीच ले लेते हैं। राधा कृष्ण जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका राधा कृष्ण जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ बोलो मैडम जी। राधा कृष्ण जी हम सुन रहे हैं आपको, सवाल पूछ सकते हैं जी। हमारे ये सवाल है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा मधुमक्खी पालन वास्ते? मधुमक्खी पालन के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए आपका सवाल जो हम समझ पाए, आपका कहना है कि मधुमक्खी पालन के लिए क्या करना होगा। जी जी क्या करना पड़ेगा उसको?
जी, आइए जानते हैं डॉक्टर सारस्वत सुझाव दे कि मधुमक्खी पालन के लिए आपने वैसे तो बहुत सारी बातें बताई हैं कि जानना चाहते हैं कि और क्या करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं अपना सवाल भी जोड़ दूं कि आप बताएं कि जो नुकसान हो सकता है वो कैसे उससे बचा जा सकता है। जैसे कई बार बीमारियों का अगर खतरा होता है या नहीं, अगर हो तो कैसे प्रबंधन करें, अगर कुछ इसके बारे में भी बता सकें आप। देखिए, जैसे मैंने बताया कि मधुमक्खी पालन करने के लिए इनको पहले ट्रेनिंग लेनी होगी और उस ट्रेनिंग में अगर प्रॉपर ट्रेनिंग इनको मिलती है और गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती है तो ये अच्छी तरह से अपना मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं और उससे मुनाफा कमा सकते हैं। अब नुकसान हमारा कम से कम हो उसके लिए जो हमें क्या व्यवस्था करनी है, मैंने शुरू से जैसे कहा कि वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करना है। अगर आपकी हनीबी कॉलोनीज स्ट्रॉन्ग है, आपको उनके जो जहाँ रखी है वहां पर स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, बहते हुए जल की, गंदगी नहीं है इधर उधर कोई भी, तो आपको बीमारी एक तो आने का चांस बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होगा। आप जैसे हाइजीनिक कंडीशंस रखिए, अपनी कॉलोनी को स्ट्रॉन्ग रखिए, मजबूत रखिए और साइंटिफिक तरीके से करिए। हनी केवल सुपर से ही एक्सट्रैक्ट करिएगा और आप उसको जब भी जहाँ उसके फूड की कमी होती है, पॉलिनेशन जहाँ प्लांट्स उसके बी फ्रेंडली फ्लोरा नहीं है, तो उसका टाइम पे समय समय पर माइग्रेशन करिए। अगर कुछ दिन लीन पीरियड भी होता है, डर्ट पीरियड जो है, उसमें कहीं भी फ्लोरा अगर नहीं है तो आप उसको प्रॉपर फीडिंग करें, शुगर फीडिंग, उसके लिए उसका जो फीड बनाना है उसके लिए ट्रेनिंग में आप जरूर उसके लिए जानकारी लें। हमारी भारत सरकार जो नेशनल बी बोर्ड का हमारा वेबसाइट है उस पे हमने एडवाइजरीज डाली हैं, एडवाइजरीज फॉर गुड बी कीपिंग प्रैक्टिसेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप उनको भी जरूर समय समय पर पढ़ते रहें। अगर कोई समस्या आती है या आप अच्छा कर सकते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल डॉक्टर सारस्वत, आपने बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है और हम उम्मीद करते हैं कि मधुमक्खी पालन से जो भी जुड़े हुए हैं या फिर जो रुझान रखते हैं वो जरूर इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर मिश्रा आपसे जानना चाहेंगे कृषि यंत्रों के रखरखाव के बारे में और इसके साथ ही किस तरह के नए और जो है रिसर्च इस दिशा में चल रहे हैं ताकि जो कृषि यंत्रों का इस्तेमाल है और बेहतर तरीके से किसान कर सकें। संक्षेप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और उसके अंदर जो और साथ में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जितने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो नित्य नए आयामों पर रिसर्च कर रहे हैं। आजकल कोशिश की जा रही है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है ना, एक जितना आपको इनपुट चाहिए उतना ही लगाया, जिस समय पे चाहिए उस समय में। वेरिएबल एप्लीकेटर की बात चल रही है, जहाँ जितना ज़रूरत हो उतना दिया जाए ताकि जो खेती पर लागत को कम किया जा सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, इस पर चल रहा है। और साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि जो नए आयाम हैं टेक्नोलॉजी के, आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उस पर कोशिश की जा रही है कि ड्रोन है, इस पर बात की जा रही है। रोबोटिक्स का ज़माना आ रहा है तो कैसे रोबोटिक्स को किस काम के लिए यूज किया जा सकता है, ये सारी कोशिश की जा रही है। और उसमें हमारी जो काउंसिल है और हमारा जो संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बहुत कोशिश कर रहा है। हमारे संस्थान की तरफ से ढेर सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो छोटे इक्विपमेंट हैं और सरकार की तरफ से सहूलियत, और सरकार की तरफ से तो बहुत सहूलियत है। आपको जान करके कुछ होगा, गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए पहले हमारे पास 4 ही टेस्टिंग सेंटर थे, अब उनके साथ 30 और यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है और संस्थानों को कि बहुत अच्छी गुणवत्ता टेस्ट होकर के इक्विपमेंट जाए। एक ये बहुत बड़ा काम किया गया है। और सब्सिडी के रूप में बहुत बड़ा प्रयास किया, जो हमारा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन चल रहा है, वो बहुत बड़ा सहूलियत है। किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो बहुत ही छोटे किसान हैं या SC ST कैटेगरी के किसान हैं, नॉर्थ ईस्ट के किसान हैं, वहाँ तो 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है, दूसरों को 40% सब्सिडी। तो ढेर सारी चीज़ें, बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। और हम समझते हैं कि खेती में जो मैकेनाइजेशन का रोल और आगे बढ़ेगा और हमारी कृषि जो है और हमारे किसान खुशहाल रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो आज आपने विस्तार से जाना मधुमक्खी पालन के बारे में और इसके साथ ही कृषि यंत्रों की उपयोगिता, उनके रखरखाव के बारे में और आगे भी किस तरह से इस दिशा में और भी प्रयास हो रहे हैं। सरकार की तरफ से सहूलियतें भी दी जा रही है जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें हेलो किसान कार्यक्रम का कल का विषय क्या रहेगा, जिस पर होगी विस्तार से चर्चा। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा फलदार वृक्षों की पौधशाला।
और साथ ही खरीफ फसलों में प्रबंधन। और इस बीच अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमें ईमेल करें hellokisan2015@gmail.com पर, और इसके साथ ही अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा दें। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।